बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी। नाज़रीन, लीगी कायद नवाज शरीफ ने अपनी वापसी से पहले सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं। लीगी कायद नवाज शरीफ लंदन के बाद गुज़श्ता कई दिनों से दुबई में मौजूद हैं, जहाँ उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तैयार की गई है। पार्टी और इंतखाबी मंशूर की तैयारी का टास्क मरीम नवाज के सुपुर्द कर दिया गया है और इस बार मंशूर नौजवानों को टारगेट किया जाएगा मंशूर में और उन्हें सुनहरे ख्वाब दिखाए जाएंगे। दुबई के बाद वो कल से सऊदी अरब रवाना हो रहे हैं, वहाँ भी उनकी अहम शख्सियात से मुलाकातें होने जा रही हैं। ये बताया जा रहा है कि सऊदीया में अहम मुलाकातों के बाद नवाज शरीफ की वतन वापसी की तारीख का फैसला होगा। यहाँ इंतहाई अहम सवाल ये है कि वतन वापसी से पहले नवाज शरीफ की दुबई और सऊदी अरब में सियासी सरगर्मियाँ बढ़ाने का क्या मकसद हो सकता है, या जिस तरह से बातें हो रही हैं क्या इस बार वो फिर वापसी से पहले कोई गारंटी लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी वतन वापसी का जो फैसला है वो मुश्किलात का शिकार क्यों है, ये हमारा बुनियादी सवाल होगा। पैनल का तारुफ करवा देती हूँ। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं आमिर इलियास राना साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, फैसल हुसैन साहब, मोहम्मद इलियास साहब और रमीज़ खान साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी चूँकि यहाँ पर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा हैं वो ये कह रहे हैं कई दिनों से, अब तो ज़्यादा टाइम हो गया है कि नवाज शरीफ साहब की वापसी की तैयारियां हैं, बल्कि कारकुनों को भी कितनी तादाद में कारकुनान इस्तकबाल के लिए पहुंचेंगे, ज़राए के मुताबिक इस तरह की भी खबरें आई सामने। अब ये ब्रिगेडियर साहब, पिछले कई दिनों से नवाज शरीफ लंदन में हैं, वहाँ सियासी हिकमत अमली तैयार की गई है, कल से वो सऊदीया जा रहे हैं। अब वो ये कहा ही जा रहा है कि अब वहाँ उनकी वतन वापसी का फैसला होगा। तो आपके ख्याल में जो हमारा बुनियादी सवाल है, नवाज शरीफ की वापसी का फैसला मुश्किलात का शिकार क्यों है? देखें, दो बात यह है कि पहली तो बात मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान के फैसले, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की इकॉनमी, पाकिस्तान के अवाम की कोई बात पाकिस्तान में होनी चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आती है कि भाई तो ये हम इंग्लैंड में, दुबई में, सऊदी अरब में क्यों करते हैं। नवाज शरीफ बिल्कुल मैं खुद कहता हूँ आना चाहिए कि देयर नो इशू, आएँ अपनी पार्टी को संभालें, अगर केसेस के प्रोटेक्टेड बेल लें, जो भी तरीका कार्रवाई होती है, और उसके बाद अपना इलेक्शन कैंपेन चलाएं और जो भी आपने पार्टी का तरीका लेना है वो करें। लेकिन बात यह है कि पहले आप इंग्लैंड से दुबई आए हैं, दुबई से आप सऊदी हज करने गए हैं, अब आप वापस फिर सऊदी जा रहे हैं, मीन्स के कहीं ना कहीं तो दाल में काला कोई प्रॉब्लम है। दैट इज़ वाई ही इज़ नॉट कमिंग टू पाकिस्तान। या वो बाहर जाके जो हम बात कर रहे हैं कि शायद वहाँ पे और एडिशनल गारंटी सऊदी गवर्नमेंट से लेना चाहते हैं कि जी मुझे सेफ पैसेज मिलना चाहिए। आर्मी हालांकि इसमें कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन हुकूमत आपकी है, आपके भाई प्रिंस तो पाकिस्तान है, आपकी पूरी हुकूमत है वहाँ पर मौजूदा PMLN की और PDM की, जिसमें पीपल्स पार्टी का इतना तो सिर्फ अगर देखें तो वो फॉरेन मिनिस्टर, बाकी सारा तकरीबन आपका कंट्रोल है। सो लीगल मैटर्स में आपने लीगल टीम भी बनाई हुई है, जिसमें आदम तारड़ साहब हैं, फिर वो अता तारड़ हैं, और उसके बाद इरफान कादर हैं, फिर उसके बाद फरूक नसीम को भी ले लिया गया है। तो लीगल टीम मेरे ख्याल में कहीं ना कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि देन कि आइदर व्हेन इट कम्स, क्योंकि ये जेल से गए थे, शायद इनको जेल में जाना पड़ेगा और वहाँ जाने के बाद फिर कोई उसका हल निकलेगा कि बेल होगी नहीं होगी, उस पर ये ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं कि जी शायद क्या हालात होते हैं लीगल। वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो शायद जब तक रिटायर नहीं होते हैं उस वक्त तक ही डजंट ट्रस्ट एनीवन, इससे 16 सितंबर का वेट कर रहे हैं ये ऑप्शन। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके से किया जा रहा है ये इट इज़ नॉट गुड फॉर PMLN। ये जितना डिले आएंगे, जितने इबाहम पैदा करेंगे, उतना पार्टी को अगले इलेक्शन में प्रॉब्लम होगी। आई थिंक यू मस्ट रियलाइज ऑल दिस। सही, बिल्कुल ठीक जी। आमिर साहब, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि वो जितना डिले करेंगे, जाहिर है ये पार्टी के लिए अच्छी बात नहीं है। आपको क्या लगता है, दाल में कुछ काला है? क्यों मामला ताखीर का शिकार हो रहे हैं, या एक वो हतमी जो तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं नवाज शरीफ के फॉलोअर्स या नून लीग के जो फ़ैन फॉलोइंग है, इवन PMLN के रहनुमा, वो उस तरह से सामने नहीं आ रही? ये क्या आप समझते हैं कोई स्ट्रेटजी का हिस्सा है, जिस तरह से वो वहाँ पर भी अहम मुलाकातें कर रहे हैं और अब ये अफवाहें भी आ रही हैं कि कोई गारंटी लेना चाहते हैं? तो आप क्या समझते हैं? देखिए जी, गारंटी वारंटी कोई नहीं है, सिचुएशन उनके सामने है और पाकिस्तान की इक्तिसादी सूरत हाल भी। दुबई में उन्होंने मुलाकातें कर ली हैं और कल जब हमने ये खबर दी तो लोगों ने कहा वो लंदन जा रहे हैं, आज सारे कह रहे हैं कि जी वो वाकई जद्दा ही जा रहे हैं। जद्दा जाना है और मुझे तो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों का विजिट नज़र आ रहा है अगले चंद दिनों में सऊदी अरब का। आपको और हमें सबको पता है कि पाकिस्तान जिन मसाइल का शिकार है वो तभी होगा जब यहाँ पे कुछ हम प्रोडक्शन अपनी करेंगे, पाकिस्तान को खड़ा करने के लिए एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे। इसके अलावा तो नहीं है, या आपके पास लोग इन्वेस्टमेंट करें
या ओवरसीज पाकिस्तानी भेजें, हम कर्जे लें, कर्जे हम बहुत ज़्यादा ले चुके हुए हैं, तो आपको पाकिस्तान को खड़ा करना है। और वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तहत पिछले दिनों सारी चीज़ें सामने आ भी चुकी हुई हैं। नवाज शरीफ इसी सिलसिले में वहाँ जा रहे हैं और ज़ाहिर है पार्टी रहनुमाओं से वो मुसलसल राब्ते में, लंदन में भी हैं, दुबई में भी उन्होंने मीटिंग्स की हैं और जद्दा में भी की हैं, करेंगे जाके। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग इंटरव्यू, मुलाकातें, निगरान वज़ीर आज़म के लिए वहाँ पे जरदारी साहब भी गए थे और बहुत ज़्यादा मामलात उनके आपस में तय हुए हैं। और कुछ मरियम नवाज़ साहिबा से उनके अजीज़ जो हैं वो सिफारिशें करा रहे हैं लाहौर के एक उनके लिए कि वो निगरान वज़ीर आज़म बन जाए। काफ़ी लोग हैं जो इस काम के लिए हो रहे हैं। और पाकिस्तान के फैसले, मतलब हम तो ये बहस ही में लगे रहते हैं कि जी लंदन में क्यों होते हैं, दुबई में अब क्यों हो रहे हैं। भाई सारी ज़िंदगी होगी यही काम होता आ रहा है। ये जो धरना प्लान हुआ था 2014 का, वो भी तो लंदन में ही हुआ था। फिर सारों ने बता दिया कि कादरी साहब भी वहीं, इमरान खान भी वहीं, ये चौधरी बरादरान भी वहीं, सारे के सारे बैठ के जो पाकिस्तान में धरने अरेंज हुए वो सारे वहीं से होके फिर उसको यहाँ पे पूरी तफसील के साथ, अब कोई चीज़ छुपी भी नहीं है। तो आज अगर दो पाकिस्तानी लीडर आपस में वहाँ जाके मिलते हैं तो उसमें मुजायका क्या है, मुझे तो नहीं समझ आ रही। कि वो अगर फैसले कर रहे हैं अपनी सीट एडजस्टमेंट की कि पंजाब में पीपल्स पार्टी को कुछ सीटें मिलेंगी तो सिंध के अंदर MQM और नून अपना हिस्सा लेंगी कि जहाँ जहाँ उनकी स्ट्रॉन्ग फुटिंग है वहाँ पीपल्स पार्टी पीछे हटे और रास्ता दे। ये वो सारी हिकमत अमली है, वो तय हो रही है। और नवाज शरीफ की वापसी के लिए हिफाजती ज़मानत यहाँ पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ली, मुन्ना सिलाई को मिली, आफ्ताब शेरपाव को मिली और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गैरादरी में सज़ा हो चुकी हुई थी, आफ्ताब शेरपाव को सज़ा हुई थी। अगर लोगों के जहन में ना हो तो मैं आपको बता दूं इस बात को। तो ये बात इसहाक डार के साथ भी हुई, हिफाजती ज़मानत भी मिलेगी, वो लाहौर आएंगे भी और बड़ा इस्तकबाल वो तैयारी कर रही है उनकी पार्टी। और मेरा ख्याल है कि तारीख अब बहुत जल्द अनाउंस हो जाएगी। ठीक, बिल्कुल फैसल साहब, ये तो अच्छी बात है ना कि जो एक बड़ा लीडर है और वो पाकिस्तान का लीडर है, पाकिस्तान का हुक्मरान रह चुका है, तो उसको वो पाकिस्तान में होना चाहिए। और लोग जाहिर है उनकी अपनी पार्टी के लिए भी, जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि ये अच्छा है नवाज शरीफ वापस यहाँ पर मौजूद हो। तो फैसल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपके ख्याल में, क्योंकि ये एक बात जो हम पहले भी एक दफ़ा कर चुके हैं कि अपने मुल्क के फैसले अपने मुल्क में होने चाहिए। अब जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई मजायका नहीं है कि अगर दो बड़े लीडर बैठकर आपस में कोई मामला तय कर रहे हैं, चाहे वो मुल्क कोई और भी हो, लेकिन ये जो वापसी की कोई हतमी तारीख है या जो एक चय मगोइयाँ हैं उससे हटके फैक्ट्स पर अगर बात करें कि नवाज शरीफ कब आएंगे, तो आपके ख्याल में ये फैसला मुश्किल क्यों हो रहा है उनके लिए? अपने मुल्क में ही फैसले कर रहे हैं। ये मत समझें कि अपने मुल्क में फैसले नहीं कर रहे। जहाँ इन लोगों के कारोबार हैं, जहाँ इनके बच्चे पढ़ते हैं, जहाँ अपने त्यौहार मनाते हैं, जहाँ अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं, उन्हीं मुल्कों में बैठ के फैसले कर रहे हैं ना। तो और क्या कर रहे हैं? यहाँ तो इक़्तिदार तो सिर्फ इंजॉय करने के लिए आते हैं, बिजनेस करने के लिए आते हैं। तो वो जब उसका वक्त आएगा तो उस पर भी जो है वो आ जाएंगे। लेकिन बात यह है, जब ये बाहर बैठ के तय करना है कि फ़लाने पार्टी को इतनी सीटें देनी है, फ़लानी पार्टी को इतनी सीटें देनी है, फ़लानी पार्टी को जो है इधर एडजस्ट करना है, फ़लानी पार्टी को उधर एडजस्ट करना है और फ़लानी पार्टी को इलेक्शन से मुकम्मल तौर पे आउट करना है। और ये कौन कह रहा है? ये पाकिस्तान के बाखबर तरीन लोग कह रहे हैं कि ये तय हो गया। भाई अगर ये सब कुछ तय हो गया है तो ये इलेक्शन कराने की जहमत करने की क्या ज़रूरत है? इस भूखी नंगी कौम के अरबों रुपए लगाने की क्या ज़रूरत है? वैसे ही दे दो। कौन कुछ बोल सकता है या कौन पूछ सकता है इनसे? देने वालों से, लेने वालों से पूछ सकता है? दम है 22 करोड़ कीड़े मकोड़ों की औकात है? जान छोड़े, ज़रूरत क्या इलेक्शन की जहमत में पड़ने की? उसको भी जमहूरियत का नाम दे दें। हम और आप बैठ के यही कायल कर रहे होंगे कौम को कि जमहूरियत के लिए ज़रूरी था, कौम के लिए ज़रूरी था, मुल्क के लिए ज़रूरी था, आइन भी ये कहता है। जब हम यहाँ बैठ के ये साबित कर सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब इस कौम की खिदमत के लिए दुबई में और सऊदी अरब में और लंदन में मौजूद हैं, या नवाज शरीफ की बात नहीं है, पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप ना, ये सारे ये करते हैं ना, किसी एक आदमी को भी हिट करना कोई मुनासिब बात नहीं है, सभी ये काम करते हैं ना। तो फिर ज़रूरत क्या है ये जहमत करने की? ऐसी बांट बूट के ख़त्म करे। वैसे ही पाकिस्तान के इतने मसाइल है, कर्जों में डूबा हुआ, इलेक्शन की क्या ज़रूरत है? हमारी आपकी क्या औकात है? आपने एहतजाज करना है? इतने अरसों में किस बात पे एहतजाज कौम ने कर लिया? दुनिया में सबसे मुश्किल काम सोई भी कौम को जगाना होता है, तो अभी तो सोने थे हम लोगों को। सही है जी इलियास साहब, ये फिर हम तो खैर सोते ही रहेंगे, आवाम का क्या है। लेकिन आपके ख्याल में ये अब सऊदीया जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है वहाँ उनकी वापसी का फैसला होगा, तो आपको क्या लगता है क्यों फैसला मुश्किलात का शिकार है? देखिए जी, भी तो जो मुश्किलात का शिकार यही है कि जब मियां नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं तो उनको जेल में वापस ना जाना पड़े,
जो भी इन्होंने एक लीगल अपनी टीम बनाई है वो इस बात पर देख रही कि इनके केसों से इनकी ज़मानत हो जाए या कुछ इस तरह तरीका हो जाए कि इनको जेल में ना वापस जाना पड़े, ताकि अगर वो मियां नवाज शरीफ साहब एक दफ़ा तारीख का ऐलान करते हैं तो उस तारीख के मुताबिक उनको वापस आना चाहिए। ये जितना डिले करेंगे उतना ही नुकसान है। अभी वो ये सूरत हाल देख रहे हैं कि इनको किसी तरीके रिलीफ मिल जाए और जेल वापस ना जाना पड़े। गए तो ये हॉस्पिटल से थे, लेकिन अब वापस अगर आते हैं तो पहले जेल में थे फिर हॉस्पिटल गए थे, तो इसलिए जो सूरत हाल है तो उसके मुताबिक ज़मीन के जो हक़ाइक़ हैं, कानून है, उसके आइन के मुताबिक वो जो भी जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो जेल ही जाएंगे। तो इसलिए वो चाहते हैं कि इस तरह ना जाए, उनका इस्तकबाल किया जाए भरपूर तरीके से। जो भी है सूरत हाल है उसके लिए तैयारियाँ तो हो रही हैं, तो वो जाहिर है इधर से जाएंगे, सऊदीया जाएंगे, उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, उधर बेहतरी के लिए काम करेंगे, कोई बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट खिलाने के लिए या दीगर इकदामात करने के लिए या मुलाकातें करने के लिए, जैसे निगरान प्राइम मिनिस्टर के लिए तय किया गया है, इनकी आपस में सीट एडजस्टमेंट या दूसरे दीगर मामलात वगैरह, सऊदीया से भी ताल्लुकात मियाँ साहब के अच्छे, तो वो सारे निपटाने के बाद ही वो देखेंगे कि किस तरह आते हैं। तो यहाँ तो अभी तो इनसे सीट एडजस्टमेंट क्योंकि वो वाज़ह तौर पर कोई नहीं करते हुए दिखाई दे रहा, क्योंकि इलेक्शन में अगर वो चाहते हैं कि मुस्लिम लीग नून को अगर कुछ तगड़ा अगर रिस्पांस मिले आवाम का, तो उसके लिए वो कुछ करना चाहते हैं ताकि वो ऐसा इकदाम करें जिससे उनको फ़ायदा हो। तो ये है कि अगर वो जेल जाते हैं तो फिर उससे उनको इतना अच्छा नहीं वो रिस्पांस मिलेगा, या फिर वो जिस तरह होता है कि अपना वो टाइम गुजारें उधर से रिलीव लेके इस्तकबाल करके और भरपूर तरीके से अपने कारकुनों को मुतहर्रिक करेंगे, उनको टाइम चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए बाकायदा एक वक्त की ज़रूरत है उनको। सही जी। ब्रिगेड साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कह रहा था कि देखें, ये एक हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड में और पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम है कि कोई प्रिजनर जो होंगे वो जेल से सीधा अपने इलाज के लिए गए। आई थिंक दैट इज़ अ टेक्निकल हिच है जो उनकी लीगल टीम कहीं फाइंड आउट कर रही है कि उसका हाल को निकालने, क्योंकि जब आएंगे और अगर उनको जेल जाना पड़ता है तो फिर इस्तकबाल जो ये सारा एक फर्क सा सिस्टम खराब हो जाता है। मे बी इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेलिब्रेशन हो रही है, फाइंड सम लीगल सोल्यूशन। जी रमीज, आपके ख्याल में मेरे ख्याल में दुआ, मैं छोटी सी बात कर दूं इस पे, इसमें कोई अबहाम नहीं है दुआ, कोई अबहाम नहीं है कि उनको हिफाजती बेल मिलेगी और वो टाइम मिलेगा और वो आके पेश हो जाएंगे। इसके अंदर कोई अबहाम आपके ज़हन में होना नहीं चाहिए, ना कोई इसके ऊपर कोई लंबी चौड़ी डेलिब्रेशंस की जरूरत है। एक सवाल मैं भी करना चाहता हूं, मैं अगर जी फैसल साहब आपको भी मौका दिया जाता है, मैं उसके बाद रमीज की तरफ सिर्फ ये आमिर साहब से पूछना है, ये अदालतों के फैसले बाहर होना शुरू हो गया, कहाँ पे हो रहे हैं जिनको पहले से पता चल जाता है? फैसल साहब आपको बहाम नहीं होना चाहिए। अगर आपको थोड़ी सी ज़हनी तौर पे हाजिरी रखनी होती तो मैंने नाम लिए आपको कि ये आज से हिफाजती बेल नहीं मिल रही। सही है, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को उनकी गैर हाजिरी में सजा हुई थी, उसके ऊपर उन्हें प्रोटेक्टेड बेल मिली, आफ्ताब शेरपाओ को मिली, मुनस इलाही को मिली, जो सारे जिनमें मफरूर भी थे, इनमें सजा याफ्ता भी थे, और रिसेंटली इसहाक डार को मिली, और इसहाक डार को जब मिली और मरियम नवाज का फैसला बरी होने का आया था तो बकायदा ये बताया गया था कि नवाज शरीफ का केस उस दिन से शुरू होगा जब वो आएंगे। 80,000 कैदियों को भी बेल दे देना जो जेलों में सड़ रहे हैं, 80,000 कैदियों को भी राह करते हैं भाई। 80,000 कैदियों का जो दुख है फैसल मेरे भाई को हमेशा उस वक्त नजर आता है जब नवाज शरीफ का केस होता है, तो भाई दिलवा लो बेल, चले जिसमें जोर होगा वो लेगा ना। जी रमीज साहब, बुनियादी इसमें बात यह है कि सबसे पहला जो सवाल है कि पाकिस्तान से बाहर किसी किस्म की मुलाकातों में हर्ज क्या है। देखिए, पाकिस्तान से बाहर मुलाकातों में बुनियादी हर्ज ये है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के छोटे साहबजादे की हुकूमत है, छोटे भाई की हुकूमत है यहाँ पे, और पिछले 1 साल से ज़्यादा अरसे से हुकूमत है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर वाक़तन एक मुज़ाहिके वाली बात लगती है कि जब आपकी हुकूमत यहाँ पे है और यहाँ आप नहीं आना चाहते सिर्फ इसलिए कि आपके केसेस हैं यहाँ पे, और अभी केसेस में मसला क्या है उस पर भी बात कर लेते हैं। केसेस में बुनियादी मसला एक तो एवनफील्ड के केस का है, उसके अंदर इनको काफ़ी हद तक रिलीफ मिल चुका है क्योंकि मरीम साहबा की और कैप्टन सफदर साहब की जो जमानत हुई है उसके अंदर बुनियादी नुकता यही है कि अभी तक नैब जो है वो इनका ताल्लुक उन
फ्लैट से साबित नहीं कर सकी। वो अलग बात है कि पूरी दुनिया को पता है वो फ्लैट्स कौन ओन करता है, लेकिन कानून की नज़र में वो फ्लैट्स अभी उनकी ओनरशिप नहीं है। दूसरा मसला अल-अज़ीज़िया का है। अल-अज़ीज़िया के अंदर थोड़ा पेचीदा एक मैटर है, क्योंकि उसके अंदर उनको पूरा केस कंटेस्ट करना पड़ेगा। अभी वो केस की जो सज़ा है उनको प्रॉपरली फाइट करना पड़ेगा एपीलेट कोर्ट के अंदर। और इससे बड़ा मसला जो मियाँ साहब के लिए वो है पनामा के केस के अंदर, जिसके लिए अभी इंतजार कर रहे हैं कि रिव्यू वाला जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट से आ जाए, ताकि रिव्यू वाले फैसले को ये फिर बाद में जो नया इलेक्शन लॉ लेकर आए हैं जिसमें 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन है उसको चैलेंज करके मियाँ साहब के ऊपर जो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है वो खत्म कराया जा सके, ताकि मियाँ साहब इफेक्टिवली जो पाकिस्तान वापस आए तो ये दोनों मामलात उनके या तो हल हो चुके हों या हल होने के करीब हों। जहां तक बात हिफाजती जमानत की है तो अता तारड़ साहब तो ये बात ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं यहाँ से तकरीबन 1.5 हफ्ता पहले कि वो कोशिश करेंगे, और उनकी 2 कोशिशों में से एक कोशिश जो है कानूनी वो यही होगी कि मियाँ साहब को हिफाजती जमानत मिल जाए। अलावा अजीज के इसके अलावा अजीज के उनकी कोशिश जरूर है कि जो पनामा का केस है उसके हवाले से रिव्यू जो है वो इनका फैसला आ जाए सुप्रीम कोर्ट का, ताकि उसको चैलेंज कर सके। तो यहाँ पे बुनियादी मसला यही है कि मियाँ साहब के भाई की हुकूमत है, यहाँ वो आ नहीं रहे, यहाँ बीमारी के नाम से गए थे। आज भी जब हमें जरूरत आती है तो मियाँ साहब की बीमारी, अब पिछले दोनों जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मियाँ साहब की बीमारी का जिक्र हुआ, लेकिन जब बाकी पीएमएलएन के लीडर्स बात करते हैं तो वो बात कर रहे थे कि जी मियाँ साहब की जिंदगी की एश्योरिटी होनी चाहिए, मियाँ साहब की सेफ्टी की एश्योरिटी होनी चाहिए। तो कम से कम मेरा खुदारा एक तो बात तय कर लीजिए कि मियाँ साहब यहाँ से बीमारी के नाम पे बाहर नहीं गए थे, उनकी जिंदगी अदरवाइज उनको लग रहा था एट थ्रेट है, इसलिए वो यहाँ से बाहर फ्लाई किए थे। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, और केसेस हैं बुनियादी तौर पर लगता ये अब प्रॉब्लम नहीं होंगे नवाज शरीफ साहब के लिए। वो जिस तरह आमिर साहब भी बात कर रहे थे, ब्रिगेड साहब ने भी एक इशारा दिया, जाहिर है कुछ मामलात जब इस लेवल के वो जो कि सऊदी अरब और दुबई में डिस्कस भी हो रहे हैं, सीट एडजस्टमेंट भी है, 2 लीडर्स हुक्मरान रह चुके हैं, आसिफ अली जरदारी साहब भी और नवाज शरीफ साहब भी, और ये कोई अपने मफादात के लिए जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है वो तय हो रही है। और वो जैसे ही तय होगी और जब पता चलेगा कि अब माहौल और हालात और मफादात सब एक तरफ हो गए हैं तो वो फिर फैसला करने में उनके लिए आसानी होगी। बहरहाल ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल, IMF स्टैंड बाय मुआहदे से हो सकता है कि मईशत बेहतर हो जाए, मगर इस मुआहदे से अवाम को कितना फ़ायदा होगा, ये हमारा सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है कि अगर ये तकरीबन $5 बिलियन IMF के डील से होने से पहले ये अगर हमें न मिलते तो मामला कुछ और होता। सऊदी अरब से $2 बिलियन को लाने में हमारे सिपहसालार का कलीदी रोल है, जनरल आसिम मुनीर साहब का, और UAE से जो हमारी कमिटमेंट उन्होंने की थी $1 बिलियन की, उसमें भी अपना पेशरफ्त में उनका कलीदी रोल है। तो ये है, मैं कहूँगा, टीम वर्क। और पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं, हम हुकूमत में हों ना हों, अपोजिशन में हों या कहाँ हों, एक बात मैं आपको अपने 40 साल तजुर्बे की बुनियाद पर कह सकता हूँ कि अगले कम से कम अगले 15-20 साल अपने अपने दायरे में रहते हुए वक्त की हुकूमत, सियासतदान और इन इदारों को मिलकर अपने अपने दायरे में रहते हुए, मैं दोहरा रहा हूँ, हम मिलकर काम करेंगे तो इंशाअल्लाह तरक्की हमारे कदम चूमेगी। खुदा करे कि ये आखिरी IMF से हमारी डील हो और दोबारा कभी हमें IMF के पास न जाना पड़े। नाज़रीन, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को आप सुन रहे थे। IMF स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के बाद हुकूमत की जानिब से बड़े बड़े दावे भी सामने आ रहे हैं और उसे मईशत के लिए एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। मुआहदे के तहत 9 माह में $3 अरब मिलेंगे। IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 12 जुलाई को तलब किया गया और इजलास के बाद $1.1 अरब की पहली किस्त इसी माह जारी होगी। नाज़रीन, मुआहदे से कारोबारी सरगर्मियों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने में आ रही। आज स्टॉक मार्केट में 1.25 साल बाद तेज़ी का रिकॉर्ड टूटा है और 2500 पॉइंट्स की गैर मामूली और तारीखी तेज़ी देखने में आई। डॉलर भी ₹5 सस्ता हुआ है। वज़ीर ख़जाना तो ये भी दावा कर रहे हैं कि ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 18 से ₹20 कमी आ गई है। इस पेशरफ्त पर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी कौम को मुबारकबाद दी है और उन्होंने ये भी कहा है कि IMF के साथ जो हमारी डील है ये लम्हा फ़ख्रिया नहीं है, लम्हा फ़िक्रिया है और हम ये दुआ करते हैं कि IMF के साथ हमारी ये आखिरी डील हो। सबसे मेन और जो अहम पॉइंट है वो ये है नाज़रीन कि मईशत तो बेहतर हो जाए। हम जो बात कर रहे हैं कि इस मुआहदे से क्या आम आदमी की, आवाम की मुश्किलात भी कम होंगी, क्योंकि अभी अगर आप ग्रास रूट लेवल पर देखें, प्रैक्टिकली देखें तो जवाब नफ़ी में है। IMF की सख्त शराइत हैं और इन सख्त शराइत के मुताबिक 12 जुलाई से पहले हुकूमत गैस की कीमतों में 50% और बिजली के नरखों में तकरीबन $4 फी यूनिट इजाफा करने जा रही है। इसी मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के लिए आज का जो दूसरा बड़ा सवाल है वो है, आमिर साहब मैं आपसे आगाज़ करी हूँ। अब IMF स्टैंड बाय मुआहदे से जाहिर है जो अभी इशारे मिल रहे हैं वो तो बेहतर हो सकती है मईशत।
हमारा जो सवाल है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि आवाम को महंगाई से निजात दिलाएंगे, नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज ही ये सब कुछ होना मुमकिन हो जाए। लेकिन अगर आप इस मुआहदे को मद्देनज़र रखते हुए, हुकूमत की प्रायोरिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, जो 9% इदारा शुमारियात ने महंगाई की उसमें कमी की है, जो वज़ीर ख़जाना ने भी मुबारकबाद दी है, ये तमाम पहलू मद्देनज़र रखते हुए आपको लगता है कि इसके बाद वो जो एक आम आदमी पिस रहा है महंगाई की चक्की में, बेरोज़गारी में, उसको कोई फ़ायदा होगा? आपने ना मुख्तलिफ चीज़ें इकट्ठी की हैं। बहरहाल वो ये है कि IMF का जब मुआहदा नहीं हो रहा था तो हमारे सोशल मीडिया पे और टेलीविज़न पे जो माशी माहिरीन की एक बहुतात मौजूद थी, जो सब के सब इस पाकिस्तान के मसाइल का IMF को करार दे रहे थे, वो सारे के सारे इस वक्त उन स्यापा डालने वाली औरतों में ढल गए हैं जो घरों में जाके किसी मर्ग पे बैन डालती हैं, रोना पीटना शुरू करती हैं, क्योंकि उन सबको यकीन था कि ये IMF तो मिलना नहीं, लिहाजा हमारा ये चूरन बिक रहा है और हम बेच दें। अच्छा, जैसे ही बिक गया है आप उठा के उन सब के नाम देख लें, महंगाई हो जाएगी, तूफान आ जाएगा, फलां हो जाएगा। भाई सबको पता है कि ये एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने फैसला किया है और उनको इसका जवाब इलेक्शन में देना होगा। महंगाई क्या छुप सकेगी? जो मेरी और आपकी जेब से पैसे जाएंगे, मैं और आप टैक्स ज़्यादा पे करेंगे तो क्या हम खुशी में बैठे हुए होंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे। लेकिन इस पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना था और ये काम प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने किया और उसमें वो ड्यू क्रेडिट दे रहे हैं आर्मी चीफ को, बार बार दे रहे हैं। उस दिन लाहौर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया और आज कैबिनेट में भी किया। सही। और फिर वो इरादा कर रहे हैं इस बात का कि इस मुल्क को मिल के चलाएं। मैं वो बंदा हूं, ये जो आइन कानून की फुलझड़ियां बेचते हैं ना बहुत ज्यादा, जो 14 मई को भी बेच रहे थे, 30 अप्रैल को भी बेच रहे थे, आइन रुल गया, आइन दस्तक दे रहा है, फलाना दे रहा है। भाई करा लो आप, ठीक है, कुछ नहीं हुआ। चूंकि आप पाकिस्तान को चलाना है, आपने आपकी ख्वाहिशात पे पाकिस्तान को नहीं चलना। पाकिस्तान के इदारे, बिल्कुल ठीक बात प्राइम मिनिस्टर ने की कि सियासत में ना आए, लेकिन मईशत को चलाने के लिए जब वो डबोने में पिछली रजीम ने काम किया लाडले को लाने में, तो आज नई फौजी क़यादत भी मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं और जाहिर है उनके पास 40 आप कह देंगे 50 दिन रह गए होंगे। बिल्कुल ये फैसले इसलिए कड़वे घूंट लेने चाहिए थे कि कल को, अब जब देखे ना 3-4 महीने से मईशत मुंजमद थी, हर बंदा बात कर रहा था कि जी ना इंपोर्ट हो रही हैं, अच्छा रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, एक्सपोर्ट भी रुक गई हैं आपकी, क्योंकि आपके पास डॉलर नहीं थे। अब जब सब चीजें आएंगी तो वक्त के साथ ये चीजें ठीक होंगी। पॉलिटिकल कैपिटल जितना जाता है नहीं जाता है, वो सियासी जमात जो 13 की सूरत में, जो 10 की सूरत में बैठी हुई हैं, सबसे आगे PMLN है, वो जवाब देगी और देना होगा, उनकी क़यादत को देना होगा। लेकिन पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान को बचाने के लिए आप देखें श्रीलंका में जो कुछ हुआ, जो यहाँ लोगों की ख्वाहिश थी, तो ना तनख्वाहें थी, ना उनकी करेंसी की वैल्यू थी, ना कोई काम था और तबाही हो गई। उसके बाद आप बेल आउट लेते रहे। ये 9 महीने का जो पैकेज है, बुनियादी तौर पे इंतखाबात का एक इशारा है कि आपको पहली किस्त मिलेगी और अगली किस्त से पहले आपने वो तमाम काम कर लेने हैं, यानी इलेक्शन की तरफ आप जा चुके होंगे ताकि तीसरी किस्त पे इलेक्शन हो चुके हों और वो नया प्रोग्राम आके मांग ले। मेरा ख्याल है कि ये बेहतर काम हो गया। इलेक्शन होते रहेंगे और मुल्क को चलना है असल में, बस। सही जी। ब्रिगेड साहब, आप इसी तरह से देखते हैं जिस तरह आमिर साहब कह रहे हैं कि बेहतर हो गया, मुल्क को डेफिनेट चलना है और इलेक्शन भी जो आम आदमी के फ़ायदे के लिए वो होनी चाहिए। और ब्रिगेड साहब, ये बात भी ट्रू है जो कि मैं आज ये कहना चाहती हूँ, जो मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं या जो आम आदमी है जो घरों में बैठा TV पर इक्तफा करता है, या मुख्तलिफ ये जो सुकरात बुकरात और मौशी माहिरीन और मुख्तलिफ लोग होते हैं उनको सुनते हैं, तो पहले हम यही बात सुनते आ रहे थे कि IMF का मुआहदा नहीं होता, अगर डील नहीं होगी तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और अब वही लोग ये कहते हैं कि ये तो कर्जों पर चलता है, इससे क्या होगा? तो आपको भी लगता है कि IMF मुआहदे से मईशत की तो खैर जाहिर है बेहतरी आएगी, तो क्या आम आदमी को भी फ़ायदा होगा, अगर आसान अल्फाज में हम समझना चाहें तो? देखें, बात यह कि जो आमिर सलीम राना साहब बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान की मईशत की बिल्कुल ठीक है कि ये ज़रूरी था हो जाना। कम अज़ कम आपको 3 बिलियन का ये पैकेज मिल रहा है और इसके साथ लिंक जो था वो ये था कि आपको बाकी जो आपके फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं वो भी अब आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करेंगे और आई थिंक इट इज़ ओवर 20-25 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट लाइकली टू कम, जो कमिटमेंट की हुई कि अगर IMF प्रोग्राम हो जाएगा तो बेसिकली एक तो वो है। पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कभी भी नहीं करना था, ये भी लेट्स मी टेल यू वेरी क्लियर। तो ये हमारी फ्रेंडली कंट्री ने गारंटी दी थी एटलीस्ट पाकिस्तान मिलिट्री को कि हम आपके मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे, ये भी क्लियर। और वैसे भी न्यूक्लियर मुल्क को वैसे भी डिफ़ॉल्ट कोई नहीं करता, ना नीदर अमेरिकन ना कोई और। लेकिन इसके अगर ट्रिकलिंग इफेक्ट देखें, एक्सपोर्ट बेहतर होगी, बिल्कुल ठीक है, इंपोर्ट आपकी होगी, आपका
बिजनेस चल पड़ेगा, लेकिन आम आदमी को अब एक और साल पूरा इसी तरह रगड़ा खाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा। 50% गैस महंगी हो रही है, आप सोचते हैं उसका क्या इफेक्ट होगा। आपकी जितनी इंडस्ट्री है जो गैस पर है वो है, उसके बाद आपके जितने बिल हैं घरों के डोमेस्टिक कमर्शियल वो महंगे हो जाएंगे। फिर बिजली 4 पे महंगी होगी, उसका इफेक्ट भी एक्सपोर्ट के ऊपर आएगा कि सारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी। गैस, डीजल, पेट्रोल वो भी महंगा आपके सामने हो गया। इसका सारा इफेक्ट अवाम को भुगतना पड़ेगा, इस पर तो कोई डाउट नहीं है। और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज होगा PMLN की हुकूमत को इलेक्शन में जाने के लिए, जो आई थिंक राना साहब ने ये भी बड़ी एक कैंडिड बात की है, जो कि फ़र्क पड़ेगा। डिपेंड ये करता है कि आपने जब अगस्त में असेंबली डिसॉल्व होती है, व्हाट विल यू हैव अ स्लोगन, आप अवाम के पास क्या जाएंगे, सवाए एक पार्टी का रोना पीटना, ये मेरे ख्याल में इसके अलावा ना हो। देन टू मूव अहेड और बताएं कि आपने एक साल में क्या किया, क्या खोया, तो उनके पास होगा तो सही, वो कहेंगे हमने IMF की जो डेडलॉक था उसको ख़त्म किया, उसी से फिर मैशत चल पड़ी। ये तो होना, ये ऐसी कोई बात नहीं हो जाना था। मैं बताऊं, वो आपको टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि जो साहब ने कह दिया ना जी कि मैं परवाह नहीं है मुझे, मैं डरता नहीं हूँ, मैंने बड़ी डील की है, मैं इधर कर लेंगे, ये कर लेंगे। आई थिंक उन्होंने बिल्कुल नाक चने चबा के, इट इज़ वेरी अनफेयर ऑन देयर पार्ट, ये भी बात ठीक है। लेकिन आइंदा के लिए ये काफ़ी डिफिकल्ट है। लेट्स सी कि PMLN इसको इलेक्शन में कैसे आगे लेके जस्टिफाई करती है। जी फैसल साहब, आपको लगता है कि आम आदमी को फ़ायदा होगा, या अभी एक साल मज़ीद इसी तरह से मुश्किलात गुजारने के बाद फिर कोई उम्मीद रखे आदमी, आम आदमी ख़ास पर वोटर जिनकी वजह से ये फैसले करने के काबिल होते हैं कि भाई चलें हमें भी कोई फ़ायदा होगा? बात यह है कि आमिर साहब की बात माननी है या ब्रिगेडियर साहब की बात माननी है। आमिर साहब ये कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो है ये कर्जा दिलाने में और माशी सूरत-ए-हाल को बेहतर करने में अहम किरदार अदा किया। ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं फौज ने किरदार अदा किया। अब किसकी बात माने, ये बड़ा मसला है। शायद प्राइम मिनिस्टर साहब भी तो कह रहे हैं ना कि फौजी क़यादत ने भरपूर साथ दिया। नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा है कि वो हर इदारा अपने दायरे में रहेगा, ये तय हो गया 15 से, तो उन्होंने ये कहा है ना, वो आपने सुनाया उनका। अच्छा, बात यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने एक दफा बड़ी जबरदस्त बात कही ना, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहाँ नॉन फाइलर की कैटेगरी जो है ना मुतारिफ करवाई गई, इसको ऑफिशियल दर्जा हासिल है। ये नॉन फाइलर क्या होता है? नॉन फाइलर वो होता है जो कहता है कि मैं इस मुल्क के कानून को ही नहीं मानता, मैं इस मुल्क के आइन को ही नहीं मानता। आप उसको जो है वो कानून में और आइन में बाकायदा जो है मराद देते हैं, उसका नाम रख के कि भाई ये नॉन फाइलर है, आप ये करके जो है ना अपने मसाइल को जो है वो टैक्स अदा कर ले या मसाइल हल कर ले। ये ख़त्म करना चाहिए। और जो फाइलर है बेचारा, वो अपना यानी कि जो वो जुर्म करता है, अपने सब कुछ असासे जाहिर करके ज़िंदगी भर जो है के लिए अपनी गर्दन को जो है फंसा देता है। ये क्या जुल्म है? फिर सारा दबाव जो है आप नौकरी पेशा पे डाल दें, जिसके पैसे जो है वो एट सोर्स जो है वो कट जाते हैं। आपको जिस मुल्क में जो लोग टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाना होगा। अब टैक्स नेट में लाने के लिए जिस मैकेनिज्म की ज़रूरत है वो मैकेनिज्म वफाक के पास नहीं है। आप इस नुक्ते को उसको समझने को तैयार नहीं है। हम ये बात करते हैं, हमारे आमिर भाई नाराज हो जाते हैं। जो लोग टैक्स नेट में जब तक ये इख्तियार आप जो है वो बल्दियाती सतह पे नहीं देंगे, यूनियन काउंसिल की सतह पे नहीं देंगे, लोग इस टैक्स नेट में आप उनको नहीं ला सकते। इस मुल्क में 90% दुकानें जो है वो टैक्स नेट में जो है वो शामिल नहीं है। वो नॉन फाइलर की इस्तिलाह से जो है उसका पूरा बेनिफिट जो है वो उठा रहे हैं। अब बात ये कि जो कर्जा आपने मिल गया, ये दुनिया का वाहिद बदनसीब मुल्क है जहाँ कर्जा मिलने का जश्न मनाया जाता है हुकूमती सतह पे। भाई कर्जा मिलने का भी जश्न तो क्या करें हम फैसल साहब? कर्जा लेते हैं तो शर्म, कई सालों से दहाइयों से यही होता आ रहा है। और क्या करें, क्योंकि हम नसीब को रोना है ना हमने, और आपने क्या करना है। अच्छा, हम कर्जा लेते क्यों है? हमने सूद अदा करना है और कर्जे की रकम अदा करनी है। आम आदमी को क्या फायदा हुआ इस कर्जा लेने का? आम आदमी को ये फायदा हुआ कि उस पर मजीद टैक्सेस लग गए, बिजली का बिल भी महंगा हो गया, आपके गैस भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा। देखिए एक नुक्ता है, डॉलर जब तक नहीं आएंगे आपकी जेन्युइन डॉलर का रेट नहीं गिरेगा। बाकी सब ऐसी अदाकारी या मसनूई काम में 2-4 दिन में सब सूरत हाल ऐसी हो जाएगी। जी इलियास साहब, देखिए जी, IMF से कर्जा लेना इस वक्त मुश्किल हो गया था, क्योंकि इन्होंने कर्जे भी देने थे वापस जून तक, और इसके अलावा भी अगले 2004 जून तक भी देने। तो ये तमाम जो सूरत हाल इकॉनमी को चलाने के लिए इस वक्त पैसों की ज़रूरत थी। ज़ाहिर IMF ने कहा था कि आप 8 बिलियन अरेंज करें, तो ज़ाहिर है इन्होंने अरेंज किया।
तो फिर IMF ने इनसे जो कहा था कि 2 बिलियन डॉलर की शॉर्टेज थी। प्राइम मिनिस्टर जब गए उनसे नेगोशिएशन करने तो उन्होंने कहा 2 बिलियन आप अभी जो फंड है वो आप जमा करें। तो फिर उसका इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक ने इनको दिए, तो उसकी वजह से जो तमाम सूरत हाल है वो क्लियर हुई। फिर इसके बाद जो महंगाई का जोर आएगा वो तो अवाम पर आएगा। अगर ये कर्जा ना मिलता तो तब भी महंगाई का जोर और टैक्सों का बोझ अवाम पर मजीद पड़ना था। अब ये होगा कि वो उस तरह बोझ नहीं पड़ेगा जो पड़ना चाहिए। सही। तो वो ये सूरत हाल है, इस सूरत हाल से निकलने के लिए पाकिस्तान को कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये 9 महीने में करना पड़ेगा। स्टैंड बाय एग्रीमेंट जो है ये 9 महीने के अंदर करना पड़ेगा। इसके बाद फिर पाकिस्तान को जाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है इकॉनमी की वो दूसरी तरह नहीं है कि ये इकॉनमी एकदम शूट करे ऊपर जाए। इसके लिए इकॉनमी के लिए दोबारा इनको कोई ना कोई एग्रीमेंट्स अरेंज करना पड़ेंगे फंड्स के, क्योंकि जब डॉलर होगा तो मुल्क की इकॉनमी चलेगी। जाहिर है 2 साल से तो इकॉनमी चल रही थी कोविड की वजह से, फिर सैलाब की वजह से, आपकी एग्रीकल्चर, फिर जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको चलाने के लिए इकॉनमी को जाहिर है कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे फंड्स वगैरह के। देखिए आज जरा सी एक स्पेस मिली है तो आपकी स्टॉक मार्केट भी ऊपर गई है, आपके डॉलर भी हुआ, तो जाहिर है कारोबारी सरगर्मियां बढ़ेंगी। जब इंपोर्ट बढ़ेगी, रॉ मटेरियल आएगा तो जाहिर एक्सपोर्ट बढ़ेगी। जिन ममालिक से हमने कर्जे लेने या इमदाद लेनी है उनका भी जाहिर है रीशेड्यूल करने पड़ेंगे। ये मुसलसल एक जद्दोजहद है, 4-5 साल करनी पड़ेगी तब जाके आपकी इकॉनमी स्टेबल। रबीज साहब, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि स्टैंड बाय मुआहदे से जाहिर है मईशत तो बेहतर होगी और हो रही है, और प्राइम मिनिस्टर भी एफर्ट कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने ये बात भी किया कि दीगर ममालिक के साथ भी बातचीत होगी, जो पैसा आएगा। अब ये तो हम भूल जाएं कि जी हमने कर्जे नहीं लेने, हमने बड़े खुद मुख्तार कौम जाना है, क्योंकि वो कोई एफर्ट करता ही नहीं है और दहाइयों से यही होता आ रहा है। अब ये जो डेड लॉक था कि हम डिफॉल्ट की बातें यहाँ तक होने लगी थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, तो उससे तो एटलीस्ट ये कर्जे ही हमें निकाल सकते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं पाकिस्तान की मईशत तो बेहतर होगी, क्या आम आदमी की जिंदगी भी बेहतर होगी? देखिए, जो बुनियादी सवाल है कि जी पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई है, मेरे ख्याल ये थोड़ा सा ज़रा मिसकंसेप्शन इसलिए है कि दिस इज़ ओनली अ लिमिटेड लीज ऑफ लाइफ। बड़े लिमिटेड टाइम के लिए IMF का हमें कर्जा मिलेगा, और जितने कर्जे IMF से या बाकी जो ममालिक हैं जिसमें UAE और सऊदी अरब हमें देंगे वो हम ज़्यादा डेट सर्विसिंग में खर्च करेंगे, उसका हमें कोई यूटिलिटी नहीं है। इन द मीन टाइम जो हमारी कोशिश होनी थी, जिसमें एक अच्छी कामयाबी हमने हासिल की आर्टिफिशियल से ही, जो करंट अकाउंट का हम सरप्लस लेके आए थे वो भी अब करंट अकाउंट डेफिसिट में चला जाएगा, क्योंकि अब जब इम्पोर्ट खोलेंगे जो इम्पोर्ट का प्रेशर आएगा, और जिस तरह से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मैनेज की थी, नेचुरली अब इम्पोर्ट्स के लिए हमें डॉलर ज़्यादा निकालने पड़ेंगे, तो एक आउटफ्लो डॉलर्स का वहां से भी बढ़ेगा। दूसरी बात यह है जो IMF की बात है कि जी पहले इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि जरूरत थी पैसों की, और अभी कहते हैं कि कर्जे के बोझ तले हम दबे हुए हैं। वैसे ये क्या डबल स्टैंडर्ड है? ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है, बड़ी ये आई थिंक दिस इज अ बिटर रियलिटी कि आपको तब जब ये IMF का डील नहीं हुआ था तब हमें ये माइलस्टोन अचीव करना था, ताकि ये जो डिफॉल्ट का रिस्क है इसको हम अवॉइड करते। नाउ वंस ओवर इट, हमें उसके बाद अब ये देखना है कि अपने मुल्क की इकोनॉमी को किस तरह बेहतर करना है कि इन द लॉन्ग रन हम चीजों को हम आगे ये जो बार बार IMF का रुख करते हैं या लेंडर्स का रुख करते हैं, ये रुख करना छोड़ें। और इस हुकूमत से या दरमियान में जो इंटरनल सेटअप है इससे नेचुरली हम कोई उम्मीद तो नहीं लगा सकते, क्योंकि इन द मीन टाइम ये शहबाज राना साहब ने भी गुज़श्ता हफ्ते और नवीद साहब ने भी कहा था बिटवीन नाउ एंड देन 3 हुकूमतें आ जाएंगी। जब ये IMF का टेन्योर एक्सपायर करेगा 3 हुकूमतें आ चुकी होंगी, तो मेरा ख्याल अगली जो पॉलिसी है वो टुवर्ड्स 24 हम की देखेंगे को मैच्योर गवर्नमेंट की पॉलिसी बनते हुए। लेकिन इसमें जो आखिरी सवाल है जो मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं कि वो पंजाबी की मिसाल है, और फैसल साहब से पहले माजरत दूंगी, पंजाबी की मिसाल है कि मिठा मिठा हप हप कौड़ा कौड़ा थू थू। हुकूमत ने पहले ग्राउंड बना ली कि IMF सियासत कर रहा है और इसलिए 1.25 साल उन्हें हमें जो है ये ट्रांचे नहीं दिया और अब हमें तंग किया जा रहा है, और अब जब पैसे आ गए हैं तो एवरीथिंग इज हंकी डोरी। तो पहले ये दोनों तरफ रास्ते निकाले हुए थे ना अपने लिए कि IMF हमें पैसे इसलिए नहीं दे रहा कि इमरान खान ने फिजा खराब कर दी है, चाइना के ऊपर सियासत हो रही है, तो अब मेरे ख्याल ओपनली कंसीड तो कर लें कि जनाब वो हमारी गलतियां थी, वो हमारी बेवकूफियां थी, वो हमारी नालायकियां थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को तकरीबन 1.25 साल इस कर्जे की अजाब के तले दबना पड़ा है, क्योंकि हमें बार बार महंगाई का सामना करना पड़ा है। ठीक, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। जाहिर है ये हुकूमत वक्त की गलती होती है, चाहे ये कहते रहे कि पिछली हुकूमत जो है वो बारूदी सुरंगें बिछा कर गई, लेकिन स्ट्रेटजी और कौम को इस वक्त जिस मुश्किल हालात में है या थी उसको निकालना तो फिर हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी होती है। जो पिछली हुकूमत करके गई कुछ भी हुआ, लेकिन जिम्मेदार वही है जो उस वक्त करंट गवर्नमेंट है। बहरहाल एक्सपर्ट्स का जो कहना है कि ये मईशत बेहतर होगी डेफिनेट, लेकिन आम आदमी को क्या फ़ायदा होगा या नहीं वो आप जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा बड़ा सवाल, स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती पर इस्लामी मुल्क सिर्फ मजम्मतों और मुतालबों तक ही महदूद हैं। इस्लामोफोबिया को रोकने से मुतालिक इस्लामी दुनिया बेदस्तो पाक क्यों है, ये हमारा बुनियादी सवाल होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, स्वीडन में कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ दुनिया भर में मुसलमान सरापा एहतजाज हैं। इस्लामी मुल्कों की जानिब से शदीद मजम्मत की जा रही है। मलून शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा भी हो रहा है और इस्लामी मुल्कों को इज्तिमाई इक़दाम करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया जाए। इससे पहले भी मगरिब में इस्लामोफोबिया के कई वाक़यात हुए, मगर इस्लामी दुनिया इसे रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही और उनकी जो सारी एफर्ट थी वो बयानबाजी और सिर्फ लफ्ज़ों तक महदूद रही, कोई अमली एक्शन देखने में नहीं आया। इसी से मुताल्लिक़ आज का हमारा तीसरा और बड़ा सवाल है एक्सपर्ट्स के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अगेन, आप किस तरह से देखते हैं इस्लामोफोबिया के वाक़यात? इससे पहले भी देखने में आया, एहतजाज भी हम देखते हैं, मुसलमान सारी दुनिया के सरापा एहतजाज होते हैं, लेकिन एक जो प्रैक्टिकली तौर पर इसके खिलाफ एक्शन, अमली तौर पर कोई कदम उठाने की ज़रूरत होती है, वो उस तरह से नाकामी क्यों है आपके ख्याल में? जी ब्रिगेडियर साहब। जी फैसल साहब, आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। ब्रिगेडियर साहब से ऑडियो प्रॉब्लम है। जी फैसल साहब। देखिए, बहुत ही जो वाक़या हुआ है बहुत ही एक अफसोसनाक वाक़या है। मुसलमान दुनिया के जिस खित्ते में भी रहता हो, इस वाक़ये पे वो जो है वो अफसुर्दा है। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि दुनिया भर में मुसलमानों को इंतहा पसंद कहा जाता है, मुसलमानों पे हर तरह का इल्ज़ाम लगाया जाता है, लेकिन इस तरह के जनूनियत के वाक़यात जो हैं वो तो हमें यूरोप में भी देखने को मिलते हैं। लेकिन जो रवैया खुदा न खास्ता मुसलमानों में कोई इस तरह का वाक़या हो जाए, दुनिया इख्तियार करती है, वो रवैया तो इनके साथ इख्तियार नहीं किया जाता। इनको तो आप वहाँ ले जाके तनाई में नहीं खड़ा किया जाता कि जहाँ आप उन पर जैसा इल्ज़ाम लगा दें, वहाँ भी पाबंदियों की बात करें। किसी के भी मजहबी जज्बात से खेलने का इख्तियार किसी को भी नहीं होना चाहिए। और फिर वो एक ऐसी किताब जो पूरी दुनिया में एक अमन का पैगाम लेकर आई हो, जो मोहब्बत का पैगाम लेकर आई हो, उस किताब को इस तरीके से उसकी बेहरमती करना, ये सिर्फ इस्लाम की तौहीन नहीं है, ये इंसानियत की भी जो है ना वो तौहीन है। ये दुनिया में जो है वो अमन कायम करने की, मोहब्बत फैलाने को रोकने की भी जो है वो मज़मूम एक साजिश है। और ऐसे लोगों को पे हवाले से सिर्फ इस्लामी दुनिया का इशू नहीं है, पूरी दुनिया की हमें बात करनी चाहिए। पूरी दुनिया जो है वो मुश्तरका मौक़िफ़ इख्तियार करे कि इस तरह के जनूनी है, जो इंतहा पसंद है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी जो है मज़हब से हो, उस पर सब एक आवाज़ हो कि ये कबूल नहीं है जो माशरे में, सोसाइटी में, दुनिया में जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नफरत पैदाने का बाइस बने। जी ब्रिगेडियर साहब। देखें, दुआ बात यह है कि ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, और सेकंड ये कि आपके सामने वो नाउज़ बिल्लाह कुरान शरीफ को जला रहे हैं और पुलिस वाले खड़े हैं एंड दे आर वॉचिंग। क्या ये इज़हार रहे? ये कौन सी आज़ादी है आपको? आप एक मुक़द्दस किताब जो कि हम सब बिलीव करते हैं, 4 किताबें हम सब की वो करते एहतराम करते हैं। और सेकंड बात ये कि हमारी अपनी कमज़ोरी है। हम अगर 57 कंट्रीज OIC में हैं, अगर वो यकज़बान होकर एक बात नहीं कर सकते तो फिर वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। दे वांट टू बी रिमेन डिवाइडेड। इस्लामोफोबिया की बात हुई तो इस OIC से एक रेजोल्यूशन गया और यूनाइटेड नेशन को एक्सेप्ट कर लिया। आई पर्सनली फील इस वक्त तमाम OIC को बैठ के स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन पास करना चाहिए और इसको भेजना चाहिए यूनाइटेड नेशन में, और वहाँ इसको भी करवाना चाहिए कि किसी भी मुक़द्दस किताब की कोई बेहुरमती की जाए। होलोकॉस्ट का आप जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर इनकी बातों में हो जाता है। जो ऐसी बात करे उसे सख्त से सख्त सजा दी जाए, चाहे वो किसी मुल्क का हो, किसी रिलीजन का। जी आमिर साहब। देखें जी, जाहिर है कि एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और OIC ने करारदाद पास कर दी। मेरे हिसाब किताब में तो जाहिर है OIC ज़ाहिर है मुसलमानों की तमाम की नुमाइंदा एक तंजीम भी है। UN में जाएं, आलमी अदालत इंसाफ में जाएं, यूरोपीय यूनियन में जाएं, और जहाँ पे उनकी वो लिबरलिज़म है और वो कहते हैं कि इज़हार राय की आज़ादी है, तो वहाँ पे कदगन भी बहुत हैं कि अगर किसी के भी मज़हब को छेड़ा जाता है, बात की जाती है, तो उसके ऊपर मौसर आवाज़ उठनी चाहिए। चाहे जो OIC की सूरत में कोई वकला का पैनल बने, होना चाहिए तमाम ममालिक की तरफ से। कुरान पाक तो मौजू उसका इंसान है, वो गुफ्तगू ही अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए है, उसके अंदर और कुछ है ही नहीं। वो है ही इंसान की फलाह का, इंसानियत की फलाह का, कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं तो वो और रब दोनों पूरी दुनिया के लिए बात करते हैं। वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। मतलब ये बात क्लियर है। इसी बात को लेके चलना होगा कि जी ये पैगाम है हमारा, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, बजाय इसके कि जज्बाती खाली गुफ्तगू करें। इसको दुनिया के अंदर गुफ्तगू का बाकायदा मौजू बना के इसका हल निकालना चाहिए। जी इलियास साहब।
जी, इस बारे में अफसोस जितना किया जाए कम है, और इसके लिए जो चाहिए इस्लामिक ममालिक को OIC की सतह पर चाहिए कि मजम्मत करे भरपूर तरीके से। और ये नहीं है, अब इसके बारे में तमाम इस्लामिक ममालिक का इजलास तलब किया जाए ताकि ऐसी आइंदा कोई हरकत ना कर पाए। और ये जो कुरान पाक है मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है इंसानों के लिए, मुसलमानों के लिए, और इसमें तमाम दीन के बारे में जो है वो सारा बताया गया। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं इसकी हिफाजत खुद फरमाऊँगा, तो जाहिर है वो हिफाजत फरमाएंगे, लेकिन हमें मजम्मत करनी चाहिए इसकी भरपूर तरीके से। जितनी भी इस्लामिक ममालिक को चाहिए कि आगे आएँ, बढ़ें और मिल के बैठ के इस पर, ताकि दुनिया को पता चले, उन लोगों से यानी कि उनसे बातचीत करें उन ममालिक से कि ये आइंदा अगर करते हैं, होलोकॉस्ट के बारे में तो है, तो हमारे बारे में भी किया जाए। हमारे दिल आज़ारी होती है मुसलमानों की, और मुसलमान इस पर बड़ा सख्त अपना मौक़िफ़ रखते हैं। जी रमीज़ साहब, देखिए यकीनन इट्स अ डिस्पिकेबल एंड अ कंडेमेबल एक्ट। मेरा ख्याल है कि रेजोल्यूशन से हमें थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए। सारे मुसलमान मुल्कों को चाहिए कि एक टाइम फ्रेम दें, उस टाइम फ्रेम में एक जो भी उस मुल्क की, देखिए इस तरह के वाक़यात क्योंकि इससे पहले भी होते रहे हैं, तो जिस भी मुल्क में हो उसकी सख्त तरीन सज़ा उस बंदे के लिए तजवीज़ की जाए और उसको फिर उस तरह से ट्रायल किया जाए। और अगर उस तरीके से, जिस तरीके से मुसलमान मुल्क चाहते हैं कि उसका वो उस कानून के तहत ट्राई ना हो, तो फिर हमें डेफिनेटली ट्रेड सैंक्शंस की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि हमें भी अपना कोई ना कोई मसल और माइट यूज़ करना चाहिए। यहाँ पे महज गुफ्तगू से इस मामले का हल नहीं निकलेगा। जब भी ममालिक दूसरे के साथ बात करते हैं और कोई डेडलॉक्स क्रिएट होते हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे ये मामला आके फिर ट्रेड की तरफ जाता है। और अगर हम कंबाइंड स्ट्रेंथ अपनी बनाएं मुसलमान मुल्क, तो मेरे ख्याल हम वेस्ट को एक अच्छा तगड़ा जवाब दे सकते हैं, करारा जवाब दे सकते हैं। महज रेजोल्यूशन आई डोंट थिंक कि वो किसी तरह से भी हमें बेनिफिशियल होंगी इस मैटर के अंदर। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। बात वही, अगर आप अपनी एक मिलकर एक मुश्तरका जो स्ट्रेंथ की बात होती है, मुश्तरका मौक़िफ़ की बात होती है, उसको किया जाए तो ज़ाहिर है वो हम अपनी एक बात मनवा सकते हैं। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब ये बात सिर्फ महज बातों तक नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रैक्टिकली इस पर वाक़तन जो इस तरह का काम करे ऐसा मलूम शख्स, उसे सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए, क्योंकि ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है और ये हमारे लिए, मुसलमानों के लिए बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं है। एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी। नाज़रीन, आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।